हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि बीडीओ, बीपीडीओ, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए, और कनिष्ठ सहायक, पटवारी। दोस्तों, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरे 25 क्वेश्चन है और 25 में से आप बताएगा कि आपका कितना स्कोर रहा, क्योंकि दोस्तों हिंदी आपके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है हिंदी, क्योंकि हिंदी में आप स्कोर कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन मानता हूं कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ अजीब से आते हैं, लेकिन आप फिर भी जो जैसे 20 की पूछी जाती है लगभग 16, 17, 18 तक आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं अजीब जैसे, लेकिन आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं, पर इतना तो आप 18 क्वेश्चन तो आप लगभग सही कर ही सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और जो लोग उत्तराखंड पुलिस, एसआई और कांस्टेबल, दोस्तों यहाँ 30 क्वेश्चन कांस्टेबल में रहेंगे और एसआई में रहेंगे 100 क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पटवारी में 50 क्वेश्चन, पीडीओ, बीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, इनके लिए 20 क्वेश्चन। तो हिंदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उर्दू किस भाषा का शब्द है? अच्छा क्वेश्चन है। उर्दू किस भाषा का शब्द, आपको बताना है। अरबी, फारसी, तुर्की या फिर ईरानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उर्दू एग्जाम में आता है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्दू। दोस्तों, तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न बनता है, आपको मुहजबानी याद होना चाहिए उर्दू। इसके अलावा दोस्तों दरोगा पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पुलिस का एग्जाम है या किसी भी एग्जाम पूछा जा सकता है। दरोगा किस भाषा का शब्द है? तो ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची भी पूछा गया था, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची भी तुर्की भाषा का शब्द है। चेचक भी तुर्की भाषा का ही शब्द है। चेचक भी, बहादुर भी, ये सब तुर्की भाषा का ही शब्द है। तो ये आप याद रखेगा, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। आपने शब्द पढ़े और जो जिस चैप्टर में दिए हैं, तो वहाँ से सिर्फ एक शब्द उठा लिया कि वही आपसे पूछ लिया कि जैसे उर्दू किस भाषा का शब्द है, या पूछ देगा दारोगा किस भाषा का शब्द है। बस सिर्फ इतना ही आयोग पूछेगा और 1 नंबर के लिए ये पूछेगा, और आपकी परख हो जाएगी कि आपने कैसे पढ़ा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कल्पवास का अर्थ क्या होता है? ये आपको बताना, कल्पवास का अर्थ क्या होता है? कुछ समय के लिए घर त्याग, तपस्या करना, स्वास्थ्य के लिए कहीं पर रहना, स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं पर रहना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पवास, कुछ समय के लिए घर त्याग। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। कल्पवास का ये अर्थ होगा कुछ समय के लिए घर त्याग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्वास्थ्य भी वर्तनी में पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेगा, स्वास्थ्य इस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, ये दोस्तों अभी ऑप्शन दिखाता हूं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाक्य आदि के कारण कोई विकार पैदा नहीं होता, वे व्याकरणिक दृष्टि से किस कोटि के शब्द हैं? विकारी, सामान्य शब्द, अविकारी या फिर अव्यय। अब दोस्तों इसमें एक बार फिर से, क्योंकि आप लोग भी भूल गए होंगे, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है, वे नहीं पैदा होता है, वे व्याकरणिक दृष्टि किस कोटि के शब्द हैं? तो ये हो जाएंगे दोस्तों अविकारी या फिर अव्यय। अविकारी या अव्यय। अब दोस्तों इसकी सिंपल परिभाषा, हिंदी में क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है परिभाषा, अक्सर किसी भी चीज़ की, जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, सर्वनाम, संज्ञा, किसी की भी परिभाषा आयोग पूछता है। आप सिंपल भाषा में अविकारी अव्यय को इस तरह से भी समझ सकते हैं। अविकारी या अव्यय, यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, अविकारी या अव्यय। अब अव्यय शब्द का अर्थ है कि दोस्तों जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना होता हो, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जिसका कुछ भी व्यय ना होता हो, या फिर वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार पैदा नहीं होता हो, तो इसे कहेंगे हम अव्यय। जैसे इसमें उदाहरण आते हैं कि आज, कब, किंतु, परंतु, ये सब। अव्यय के भेद कितने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, ये भी एग्जाम में बना था प्रश्न। तो अव्यय के होते हैं 4 भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये सब होते हैं 4 भेद। तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत हमारे कौसानी से ही हैं, और इसलिए इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए।
साहित्य अकादमी पुरस्कार से, भारतीय ज्ञानपीठ, ये थोड़ा गलत है, पुरस्कार से, और दोनों क और ख दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क और ख दोनों, यानी कि ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। सुमिता नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब कौन कौन सी रचनाएं थी वो भी आपको बता देता हूँ मैं। साहित्य अकादमी मिला था दोस्तों इनको 1960 में। साहित्य अकादमी कब मिला था? 1960 में। किस रचना के लिए? कला और बूढ़ा चाँद के लिए। कला और बूढ़ा चाँद के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुमिता नंदन पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन रहेंगे कला और बूढ़ा चाँद, या और भी ऑप्शन रह सकते हैं, जैसे उनकी और रचना है चितंबरा। चितंबरा के लिए उनको दिया गया था दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये कब दिया गया था? 1968 में। 1968 में, तो ये भी आप याद रखिएगा 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। हार इनका उपन्यास है, और 20 में 1900 को इनका जन्म हुआ था कौसानी में, क्योंकि जन्म भी पूछा जाता है तो इसलिए आप याद रखिएगा 20 में 1900 को जन्म हुआ था कौसानी में, तो ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से जिस शब्द में दही का लिंग निर्णय होता है वो है। दोस्तों दही पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, ये आप बताइए तब तक। दही खट्टी है, मैं दही खाती हूँ, मैं दही खाता हूँ, या दही खट्टा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दही खट्टा है। तो ये दही दोस्तों इसमें से लिंग निर्णय होता है, और दही होता है पुल्लिंग। दही हो जाएगा पुल्लिंग, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, आपको पता है ब्रह्मपुत्र एक नदी है, और ब्रह्मपुत्र दोस्तों स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लेकिन ये दोस्तों पुल्लिंग में आती है। जैसे सारी नदियाँ स्त्रीलिंग में आती है, ब्रह्मपुत्र अपवाद के रूप में पुल्लिंग में आती है। इस तरह से ये दही भी ये हमारा आता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में प्रश्न बनता है। अब इसे आप कैसे करेंगे, या जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो तो सिर्फ तुक्का लगाएंगे, लेकिन अगर आपको सन याद है तो या आपने कुछ बना रखे ट्रिक, तो तभी आप इसको कर पाएंगे। जैसे प्रेमचंद्र की रचनाएं पूछ सकता है, किसी की पूछ सकता है, उनका प्रकाशन की दृष्टि से उनका क्रम। जैसे यहाँ पर देखिए रचनाओं का प्रकाशन का सही क्रम है, यानी कि कब इन प्रकाशित हुई थी, ये भी पूछा गया है प्रश्न दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले निहार, रश्मि, नीरजा और सांदीगीत। इनके आपको सन याद होने चाहिए। जैसे निहार जो आई थी दोस्तों, ये रचना निहार आई थी 1930 में, निहार 1930 में। उसके बाद अगले दो सालों बाद 1932 में रश्मि। उसके बाद दोस्तों नीरजा, ये भी शायद 1936 या उसके बाद ही आई थी। लेकिन सांदीगीत जो थी दोस्तों ये रचना, ये 1936 में आई थी। इसका नीरजा का पता नहीं, लेकिन ये भी इसके बाद ही आई थी। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। और महादेवी वर्मा से दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे उनकी कोई रचनाएं हो, चाहे उनका जन्म पूछना हो। तो जन्म दोस्तों उनका हुआ था 23 मार्च 1907 को। 23 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद यूपी में। कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, कई बार सीधे डेट पूछी गई 23 मार्च 1907, 2-3 बार तो यही पूछ लिया गया कि 1907 ये सन ही पूछ लिया गया है। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। करण कारक, तो कारक से प्रश्न पूछा गया है। जैसे कारक 8 होते हैं तो वहीं से प्रश्न पूछा गया है। राजा ने भिखारी को दान दिया, बच्चा पतंग उड़ाता है, खान से हीरे निकलते हैं, या बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। अब दोस्तों हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। खान से हीरे निकलते हैं, तो खान से, तो ये वाला से जो होगा अपादान से, तो ये हो गया हमारा अपादान से। बच्चा पतंग उड़ाता है, अब इसमें ध्यान ये है बच्चा पतंग को उड़ाता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये भी नहीं होगा। राजा ने भिखारी को दान दिया, राजा ने भिखारी को संप्रदान के को लिए, तो ये हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। बढ़ई लकड़ी से, करण से, करण में क्या होता है, करण से या फिर द्वारा, करण से या द्वारा, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। जैसे बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, बच्चे बस से द्वारा। अब आप कहेंगे वहाँ पर अपादान होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर करण से द्वारा, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है। तो ये सब आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद है, और संधि कौन सी है वो भी आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। उच्चाधन चारण नहीं, उच्च धन चारण या फिर उच्च धन चारण, ये भी नहीं। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा उद्धन चारण। तो ये बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न बनता है। उच्चारण
में जो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा वो होगा उत्तधन चारण, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें संधि कौन सी होगी, ये होगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तो ये भी उच्चारण में कौन सी संधि होगी, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो व्यंजन संधि, तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाक्य शुद्धि से प्रश्न दोस्तों निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलता है और आएगा ही आएगा। इसमें से आपको बताना है, बातें करते करते हमने रात बिता दी। पहला ऑप्शन है, बातें करते करते हमने बिता दी, क्या बिता दी पता नहीं है, तो ये नहीं हो, इसको छोड़, ये तो होगा नहीं। बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, हमको रात में, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये पहचान लिया। बातें करते करते हमसे रात बात की, अच्छा ये भी नहीं होगा। बातें करते करते हमसे रात बात की, तो क्या बात हुई, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पढ़ के ही लग गया होगा आपको भी। बातें करते करते हमने रात बिता दी, तो कई बार होता भी ऐसा, बातें करते करते हमने रात बिता दी और रात बीत भी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। ये दोस्तों इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होता है और इन्हें आप रट नहीं सकते, बस आपकी समझ पर आधारित होते हैं प्रश्न। आप निश्चित रूप से नहीं भी पढ़ाए तब भी आप एग्जाम में कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द से प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुराग्रह, अनाग्रही, कुहाग्रही या दुराग्रही। अब दोस्तों ये दो ऑप्शन तो आपने हटाई दिए होंगे, वैसे कुछ ढंग के लग नहीं रहे। दुराग्रह या दुराग्रही, तो दुराग्रह भी नहीं, दुराग्रही, दुराग्रही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला होता है दुराग्रही। दोस्तों आज के क्वेश्चन किस तरह के थे, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये सीरीज दोस्तों हमारी आते रहेगी, कभी 3-4 दिन उत्तराखंड देखेंगे और 1-2 दिन हिंदी भी हम हर रोज देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस रस को रसराज कहा गया है। अब रसराज यानी कि रसों का राजा, रसों का राजा कहा गया, ये आपको बताना है, रसराज। वीर रस को, हास्य रस को, शांत रस को, श्रृंगार रस को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, रसराज कहा गया, तो श्रृंगार रस को कहा गया है रसराज, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। अब दोस्तों श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, वर्तनी में भी आता है 1 नंबर के लिए, तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा, क्योंकि सामान्यतः अगर बहुत लोग श्रृंगार लिखो बोला उनसे, तो श्रृंगार इस तरह से लिख देते हो, इस तरह से, तो ये नहीं होता है। तो ये श्रृंगार आपको याद रखना है, वर्तनी में भी आपका काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों अलंकार है। अलंकार दोस्तों आयोग पूछने में आया तो 2-3 भी एक ही पेपर में पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, तो अलंकार आपको जरूर पढ़ने। रहीमन पानी राखिए, एक पानी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, दूसरा पानी दिख गया। पानी गए न उभरे, मोती मानो सुन, तीसरा पानी दिख गया यहाँ पर। दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार होगा ये आपको बताना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर सलेश। तो इसमें होगा सलेश अलंकार। सलेश का अर्थ क्या होता है, सलेश का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ पर अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ पर होता है कौन सा, सलेश अलंकार। ये जो पहला पानी है दोस्तों, रहीमन पानी राखिए, जो पहला पानी का प्रयोग हुआ है मोती के पक्ष में हुआ है। दूसरा पानी जो है इसका हुआ है मनुष्य के जो प्रतिष्ठा के पक्ष में। तीसरा हुआ है जो जल के रूप में, जो आटे के जल के रूप में। 3 तरह से पानी अलग अलग रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसमें हो जाएगा सलेश अलंकार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पत्र से संबंधित प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ये होगा। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष, यानी कि नगर पालिका का अध्यक्ष को लिखा गया निम्नलिखित में से जो पत्र लिखा गया पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, ये यहाँ पर पूछा गया। प्रार्थना पत्र, क्या आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे मोहल्ले में गंदगी है या इसको सफाई करने के लिए, या आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे, या फिर आवेदन करेंगे कि हमारे मोहल्ले में गंदगी है इसे सफाई करने के लिए आवेदन करेंगे, या फिर व्यापार से संबंधित कुछ तरह का पत्र देंगे, या फिर शिकायत करेंगे। अब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकायती पत्र। शिकायती पत्र है, गंदगी की समस्या से पीड़ित अगर मोहल्ले वासी, अगर आपके मोहल्ले में गंदगी है तो नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखा जाएगा ये, और ये होगा शिकायती पत्र। कई बार इस तरह से भी बनता है कि प्रश्न यहीं से कि गंदगी आपके मोहल्ले में सफाई के लिए पत्र लिखना है, आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी है वहाँ सफाई के लिए पत्र लिखना है, तो पत्र किसको लिखा जाएगा, जिलाधिकारी को, नगर पालिका अध्यक्ष को, इस तरह से कुछ ऑप्शन बनते हैं, तो नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये होगा शिकायती पत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये इस तरह से यहाँ पर आपको भरना रहेगा, और निश्चित रूप से जो आगामी एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आपको दिखेंगे।
यहाँ पर भरना रहेगा से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती, किससे होती है? संज्ञा से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, ये तो नहीं। विशेषता से संज्ञा या सर्वनाम की, विशेष्य से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, ये भी नहीं। विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। आपने पढ़ के भी इस तरह से भी बीच में एक खपा दिया जिन्होंने नहीं आता, तो इसे भी सही बात है कि विशेषण से ही संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। विशेषण की परिभाषा ही ये है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये मुहावरा आपको बताना है। मुहावरा इसमें है, अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ें जमा लेते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, क्या बात है? स्थिति मजबूत करना, स्थिति डावाडोल करना, आश जगाना या फिर स्थिति हिला देना। आप अर्थ समझ गए होंगे तो इसका आपने सही उत्तर चुन लिया होगा। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। कई लोग कहेंगे जड़ें जमा लेते हैं। आश जगाना ऐसा भी नहीं, स्थिति डावाडोल करना ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्थिति हिला देना नहीं, अपने जड़ जमा लेना यानी कि स्थिति अपनी मजबूत कर लेना, अपनी स्थिति जो है ठीक ठाक लेवल पर की कर लेना, स्थिति मजबूत कर लेना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धरती का समानार्थक है? ये आपको बताना है, धरती का समानार्थक शब्द कौन सा है? चंचला, विपुला, सरसी, अचला। तो धरती का हो जाएगा दोस्तों अचला। धरती, भूमि, धरा, वसुधा, अवनी, अवनी भी होता है, अवनी, अवनी का विलोम होता है अंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवनी, अंबर, अवनी यानी कि धरती, अंबर यानी कि आसमान, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अचला, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों आपने बहुत सारे विलोम शब्द पढ़े होंगे, लेकिन आपके सामने एक विलोम शब्द है और बहुत ज़्यादा इसमें बहुत कम लोग इसको सही कर पाएंगे। अगर आप सही कर पाते हैं तो अपने मन में बिल्कुल आप सही हैं। कंटक का विलोम है कांटा, कंटक, संकट, कुसुम या फिर वियोग। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है कंटक का विलोम कांटा, तो बिल्कुल गलत है। संकट भी नहीं होगा, वियोग भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कंटक का विलोम है तो कुसुम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कुसुम। कुसुम कांटा ये हो जाएगा फूल, कुसुम यानी कि पुष्प, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाए वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, वाक्य के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अल्प विराम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अब पूर्ण विराम क्या होगा? जहां पर कोई वाक्य पूरा खत्म हो गया तो वहां पर हम लगाते हैं पूर्ण विराम। योजक चिन्ह इस तरह से, योजक चिन्ह इस तरह से डैश होता है। उद्धरण चिन्ह ये होता है कि किसी कथन को ज्यों का त्यों उतारते हैं हम, ज्यों का त्यों मतलब कि उसी कथन को हम उतारते हैं, तो वहाँ पर होता है उद्धरण चिन्ह। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्प विराम। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और वाक्य के तार टूट जाएं वहाँ होगा अल्प विराम, तो ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंती नहीं है? अब आपने दोस्तों सारी वर्णमाला किस तरह से पढ़ी है, आपका टेस्ट इस क्वेश्चन से हो जाएगा। कौन सा वर्ण दंती नहीं है? अगर आप इसको सही कर लेते तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो द दंती नहीं है पूछा है, लॉ या फिर यो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, जिन्होंने सी किया है वो बिल्कुल गलत है। ये भी दंती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दंती नहीं है तो दंती नहीं है दो। अब दंती दोस्तों तो वर्ग पूरा होता है, तो के बाद ये हो गया थो, ये दो आ ही गया, दो के बाद आ जाएगा धो और नो, और ये लॉ भी हो गया हमारा दंती। लॉ को पार्श्विक भी होता है, कई बार एग्जाम में आता है कि लॉ किस प्रकार की ध्वनि, तो पार्श्विक लॉ यहाँ भी आ जाएगा, तो ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये दंती नहीं है तो यो क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा तालव्य या तालु, तालव्य। और यो दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन भी है, अंत्यस्थ व्यंजन में यो के बाद आएगा रॉ के बाद आ जाएगा लॉ वो, यो रॉ लॉ वो, तो ये आ जाएंगे दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन भी, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। इनमें से भी पूछ देगा कि रॉ किस प्रकार की, तो अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है, यो, तो, थो, या कोई भी ऑप्शन दे देगा, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयोग में किस
उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और इसमें संधि भी आपको बतानी है। सम, सन, सु, सम। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है आप बिल्कुल गलत है। सन तो होगा नहीं, सु भी नहीं होगा, सु तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम। सम हो जाएगा संयोग में उपसर्ग, बिल्कुल याद रखिएगा। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। ये उप जो है उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, निर्माण करना, ये सब। और सम, तो सम धन योग, सम धन योग ये बनेगा दोस्तों कौन सी संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तो ये भी बिल्कुल आप याद रखिएगा। समयोग में संधि कौन सी है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक। अब आपने माना नहीं भी पढ़ा है तो आप अर्थ से भी भाव लगा सकते हैं इसका। किसी को आज्ञा तो दे नहीं रहे कि इधर आओ उधर जाओ, किस तरह की कुछ आज्ञा तो नहीं दे रहे कि ये काम, ये बैग सचिव महोदय तक पहुंचा के, उस तरह का कोई आज्ञा तो है नहीं, ये होगा नहीं। इच्छा भी नहीं है कि पानी न बरसता तो धान सूख जाता, जैसे कि इच्छा में इस तरह से कह सकते हैं कि हे भगवान मेरी समूह में नौकरी लग जाए, या कुछ तरह की। संदेहवाचक, यहाँ पर संदेह भी कुछ इस तरह का कुछ हो नहीं रहा है कि संदेह कि शायद वो अवश्य आएगा, या फिर शायद जैसे अभी वर्षा होने वाली है तो अभी भी मौसम हो रहा है तो शायद शाम तक वर्षा हो, इस तरह से, या रात तक वर्षा हो, तो ये हो जाएगा संदेह वाक्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संकेतवाचक। संकेतवाचक, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, संकेत दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल, आधुनिक काल, वीरगाथा काल, या फिर भक्ति काल? सूरदास दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास भक्ति काल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप याद रखिएगा, प्रश्न एग्जाम में बनता है। सूरदास किस काल के कवि थे? अब दोस्तों इस वीडियो में भी आपको आकाश की गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और भक्ति काल हो जाएगा इसका सही उत्तर सूरदास। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। सूरदास की रचनाएं दोस्तों सूर सारावली, सूर सारावली, सूर सागर, और ये बिल्कुल याद रखिएगा नल दमयंती, नल दमयंती ये भी इनकी एक रचना है। और नल दमयंती ताल का है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल को जब उत्तराखंड की वीडियो आएगी तब मैं आपको बताऊंगा, वरना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको नहीं पता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर चेक कर लीजिएगा नल दमयंती ताल कहाँ है, और नल दमयंती रचना है सूरदास की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग बताना है। साध्वी, भक्तिन, सन्यासीन, पुजारिन। अब साधु का दोस्तों होगा साध्वी, बिल्कुल आसान था, आपने पहचान लिया, बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन 1 नंबर आपका पक्का हो गया। भक्तिन दोस्तों किसकी रचना है? भक्तिन यह है महादेवी वर्मा की, भक्तिन महादेवी वर्मा की रचना है, ये बिल्कुल याद रखिएगा भक्तिन। और साधु का हो जाएगा साध्वी, साधु का हो जाएगा साध्वी। अगला है, उत्तराखंड का आंचलिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु, शैलेश मटियानी, मंगेश डबराल, लीलाधर जगुड़ी। अब दोस्तों वैसे जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए किया है इनको भारत के संदर्भ में मान सकते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार। तो उत्तराखंड का पूछा है हमसे, तो उत्तराखंड के शैलेश मटियानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। आंचलिक का मतलब होता है कि जो अपने जैसे क्षेत्र विषय से लिखने वाला है, तो इस तरह से कह सकते हैं हम। तो आंचलिक उपन्यासकार शैलेश मटियानी, आंचलिक कथाकार शैलेश मटियानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा से बाड़े छिना में 1931 में। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। बोरीवली से बोरीबंदर तक इनका पहला उपन्यास था। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अब दोस्तों जो पुलिस पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ तो समास आएगा, बाकी और जगह कुछ नहीं कहा जा सकता कि समास आएगा। जैसे संधि में दोस्तों आयोग ने जैसे व्यंजन संधि और जो विसर्ग संधि ये दी नहीं है, लेकिन आयोग वहाँ से प्रश्न पूछता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यथाशक्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, और आप बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? एसआई की तैयारी 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से मानिए, पटवारी में भी आएगा, कांस्टेबल में 1 या 2, वर्तनी से तो आएगा ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पुनरोक्ति, पुनरोक्त, पुनरुक्ति, या फिर पुनरुक्ति। तो इनमें से आप बताइए। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया है आप बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप देख लीजिए क्योंकि ये यहीं पर ब्रश लगाने में ये आ जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनरुक्ति। ये बड़ी रूह है,
ये है छोटी रू, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। जैसे नेहरू में होता है ये वाली रू होती है, नेहरू, आप लिखेंगे नेहरू, नेहरू लिखेंगे तो ये वाली रू आती है यहाँ पर, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी पुनरुक्ति। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, और 25 में से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते दोस्तों वीडियो को एक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाकी मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।